तो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक 1.14 इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोडिंग। तो शुरुआत में हम देखेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स। तो इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोडिंग स्टैटिकली डिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स के लिए। तो यहाँ पर थ्रू आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हम जितनी भी लोडिंग्स देखेंगे सब में हमारा एक कॉमन अजम्पशन रहेगा, दैट इज हुक्स लॉ इज वैलिड। हुक्स लॉ इज वैलिड का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, मटेरियल इज होमोजीनियस एंड मटेरियल इज इलास्टिक। सो आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस और इलास्टिक मटेरियल होगा हमारा, यानी कि हम लोडिंग हमेशा प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर ही करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो अजम्पशन है, अंडरलाइंग अजम्पशन, वो हम लिख लेते हैं। सो अजम्पशन इज हुक्स लॉ इज वैलिड। अब यहाँ पर कई सारे केसेस हमें देखने होंगे। सो वन बाय वन वील सी ऑल द केसेस। सो केस वन, फर्स्ट केस, यूनिएक्सियल लोडिंग ऑन प्रिज्मेटिक बार। सो लेट अस से हमारे पास एक प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक बार का मतलब ये है कि इसका क्रॉस सेक्शन लेंथ के साथ चेंज नहीं हो रहा, इट विल हैव कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्रिज्मेटिक बार है और इसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हर जगह पर क्रॉस सेक्शन सेम ही है। तो इस तरह के बार के ऊपर अगर हमने यूनिएक्सियल लोडिंग लगा दी, यानी एक्सेस से पास हो रही है लेकिन सिर्फ एक ही एक्सेस के अलोंग लोडिंग है, तो मान लीजिए कि पी फोर्स हमने लगा दिया, तो यहाँ से भी इस सपोर्ट से रिजल्टेंट पी फोर्स आ रहा होगा यहाँ पर, तो इसके ऊपर एक टेंसाइल पी लोडिंग लगा रखी है। अब इस पी फोर्स की वजह से होगा क्या कि इसका एलोंगेशन हो जाएगा। सो लेट अस से कि यहाँ पर जो एलोंगेशन हुआ है मटेरियल का ये डेल्टा है और ओरिजिनल लेंथ ऑफ द प्रिज्मेटिक बार वॉज एल लेंथ ओरिजिनल थी और डेल्टा एलोंगेशन हुआ। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है ना। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार हम डायरेक्शंस भी डिफाइन कर देते हैं। तो लेट अस से ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। सो एक्स वाई जेड ये थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं। इनमें से एक्स इज एक्सियल डायरेक्शन, ये एक्सिस के अलोंग है, एंड वाई एंड जेड आर लेटरल डायरेक्शंस। अब अगर हमने इस प्रिज्मेटिक बार के ऊपर यूनिएक्सियल लोडिंग अप्लाई करके रखी है तो हुक्स लॉ को देखते हैं। लेट अस सी हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सो स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए और इक्वल टू लाने के लिए हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि है यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। नाउ स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी P और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A था, तो P अपॉन A इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा डेल्टा अपॉन एल। अच्छा, यहां से भी एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है। यहां से हम कह सकते हैं स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम आने वाले कुछ डेरिवेशंस में भी यूज करेंगे, तो ये आप ध्यान रखना। और यहां से हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि डिफ्लेक्शन क्या होता है। सो डेल्टा इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो पी एल अपॉन ए ई आ जाएगा। सो दीज टू रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। तो एक रिजल्ट तो ये और दूसरा रिजल्ट ये दोनों रिजल्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो हमने कुछ नहीं किया, प्रिज्मेटिक बार के ऊपर यूनिएक्सियल लोडिंग लग रही थी, यूनिएक्सियल लोडिंग के ऊपर हमने हुक्स लॉ लगाया और ये दो रिजल्ट हमको देखने को मिल गए। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन इस ए वाली टर्म पे भी करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो ए होता है एक्सियल रिजिडिटी, इसको हमने नाम दिया है एक्सियल रिजिडिटी का। इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद। और अगर इसको पर यूनिट लेंथ कर दिया जाए, ए को एल से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म हो जाएगी एक्सियल स्टिफनेस। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जैसे जैसे ए वाली टर्म यानी एक्सियल रिजिडिटी वाली टर्म बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो डिफ्लेक्शन है वो कम होता जाएगा। तो अगर एक्सियल रिजिडिटी बढ़ रही है यानी डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। एक्सियल रिजिडिटी का मतलब, देखो रिजिड का मतलब तो वैसे ही आपको पता है कि अगर मटेरियल के ऊपर हम फोर्सेस लगाते हैं तो इन फोर्सेस की वजह से इसका कोई भी स्ट्रेन नहीं आता है, इसके ऊपर स्ट्रेसेस बढ़ते जाएंगे लेकिन ना कोई डिफ्लेक्शन आएगा ना कोई स्ट्रेन आएगा। तो इस तरह के मटेरियल को हम कह सकते हैं रिजिड। कितनी भी फोर्स लगा दो आप, इसका कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा और कॉन्जिक्यूटिवली इसके अंदर स्ट्रेन भी नहीं आएगा। तो रिजिड का मतलब ये हो गया कि डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। और रिजिड 100% रिजिड तो कोई होगा नहीं, तो एक टर्म है रिजिडिटी के टर्म्स में डिफाइन किया कि अगर कम डिफ्लेक्शन आ रहा है तो उतना ही ज्यादा रिजिड हो जाएगा। तो जैसे जैसे ए की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, एज ए विल इंक्रीज डिफ्लेक्शन विल रिड्यूस, डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा। तो ए इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि मटेरियल इज बिकमिंग मोर एक्सियली रिजिड होता जा रहा है और इसके वजह से डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा है। तो अगर हम डिफाइन करें परफेक्टली रिजिड मटेरियल को, तो परफेक्टली रिजिड का मतलब हो जाएगा कि डिफ्लेक्शन जीरो है,
डिफ्लेक्शन 0, इसका मतलब AE इनफाइनाइट, AE विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट. नाउ A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड E इज द यंग्स मॉडुलस. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इनफाइनाइट हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ लिमिटेड एरिया ही रहेगा. तो अगर एरिया इनफाइनाइट नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा, E विल बी इनफाइनाइट. तो इसका मतलब है कि E विल बी इनफाइनाइट, यानी यंग्स मॉडुलस उस मटेरियल का इनफाइनाइट हो जाएगा. तो अगर यंग्स मॉडुलस इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है, वो मटेरियल रिजिड है. ठीक है, तो आई होप ये दो टर्म्स क्लियर है, एक्सियल रिजिडिटी और एक्सियल स्टिफनेस. इसी तरह से हमारे पास फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भी है. तो EI होता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी और EI बाय L होता है फ्लेक्सुरल स्टिफनेस. इसी तरह से GIP इज टॉर्जनल रिजिडिटी एंड GIP by L is torsional stiffness और AG is shear rigidity and AG by L is shear stiffness. तो ये सारी टर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए, ये आगे भी काम आएंगी. हालांकि इस चैप्टर में बस एक्सियल रिजिडिटी और एक्सियल स्टिफनेस काम आने वाले हैं. ये स्प्रिंग्स में भी काम आते हैं, स्प्रिंग्स के लिए ऑफन यूज करते हैं इनको. और ये वाली जो रिजिडिटी और स्टिफनेस की टर्म्स हैं ये अपने अपने चैप्टर में आएंगी, इन सबके ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं हमारे पास, तो वहां पर काम आएंगी. चलिए, तो हुक्स लॉ को अप्लाई करके हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए थे, एक ये रिजल्ट है और एक ये रिजल्ट है. इन दो रिजल्ट्स के अलावा भी अगर हम पॉइजन्स रेशियो और अप्लाई कर दें इसके ऊपर, देखो यहाँ पर हमने एक्सियल स्ट्रेन तो देख लिया, अगर हमने एक्सियल लोड लगाया था तो एक्सियल लोड की वजह से एक्सियल स्ट्रेन और एक्सियल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन तो देख लिया. लेकिन हम शुरुआत से ही ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर एक्सियल लोड लगाया तो लेटरल डायरेक्शंस में भी स्ट्रेन्स आते हैं. तो लेटरल डायरेक्शन में क्या स्ट्रेन आएंगे वो भी देख लेते हैं. नाउ एक्सियल डायरेक्शन के स्ट्रेन और लेटरल डायरेक्शन के स्ट्रेन को रिलेट करने वाला एक इलास्टिक कांस्टेंट हमने देखा था, शायद आपको याद हो, पॉइजन्स रेशियो. तो पॉइजन्स रेशियो से हम एक्सियल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन को एक दूसरे से रिलेट करते हैं. तो देखते हैं कैसे रिलेट करते हैं. तो राइट डाउन फ्रॉम पॉइजन्स रेशियो म्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. तो ओरिजिनल फिगर में हम जरा लेटरल डायमेंशंस भी मार्क कर लेते हैं. तो इसका लेट अस से क्रॉस सेक्शन जो था वो कुछ इस तरह का था, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं. ये विड्थ B और ये डेप्थ D. तो विड्थ B बेसिकली Z डायरेक्शन के अलोंग है, इस तरह से होगा. अगर हम 3D फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर विड्थ B इस तरह से दिखाई देगी. तो ये Z डायरेक्शन के अलोंग है, पर हमने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया है. तो विड्थ B Z डायरेक्शन के अलोंग है और डेप्थ Y डायरेक्शन के अलोंग है. तो पॉइजन्स रेशियो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को रिलेट करता है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पॉइजन्स रेशियो हो जाएगा माइनस लेटरल स्ट्रेन. लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन Y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन स्ट्रेन इन X डायरेक्शन. एंड साथ ही साथ पॉइजन्स रेशियो हो जाएगा माइनस. सो लेटरल स्ट्रेन और Z डायरेक्शन में भी है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था Y और Z, ये दोनों लेटरल डायरेक्शन है और X एक्सियल डायरेक्शन है. तो पॉइजन्स रेशियो हो जाएगा एप्सिलॉन Y बाय एप्सिलॉन X एंड एप्सिलॉन Z बाय एप्सिलॉन X, दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ. तो यहाँ से अगर हम दोनों ही लेटरल स्ट्रेन को कैलकुलेट करें तो क्या आएंगे, एप्सिलॉन Y इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन X और एप्सिलॉन Z इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन X, यानी दोनों लेटरल स्ट्रेन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे. अब पिछले ही वाले टर्म से एप्सिलॉन X देखते हैं. तो एप्सिलॉन X यहाँ पर हमने लिखा था, ये सिग्मा X अपॉन E हो जाएगा. तो स्ट्रेस इन X डायरेक्शन अपॉन E. तो एप्सिलॉन Y इज इक्वल टू माइनस म्यू स्ट्रेस इन X डायरेक्शन बाय E एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एप्सिलॉन Z. तो स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शंस, दोनों ही लेटरल डायरेक्शन का स्ट्रेन सेम आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस म्यू स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन. तो वैसे तो थ्योरेटिकली हमको पहले से ही पता था कि अगर हमने X डायरेक्शन में फोर्सेस लगाए, X डायरेक्शन में स्ट्रेसेस आएंगे और स्ट्रेन X डायरेक्शन में आएंगे. लेकिन X डायरेक्शन में स्ट्रेन आने के साथ साथ आपको Y और Z डायरेक्शन दोनों में ही स्ट्रेन्स देखने को मिलेंगे. तो लोडिंग अगर यूनी एक्सियल हो तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रेन भी यूनी एक्सियल ही होंगे. स्ट्रेन कैसे आते हैं, स्ट्रेन ट्राई एक्सियल आते हैं, तीनों डायरेक्शंस में स्ट्रेन देखने को मिलेंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेते हैं इसको. राइट डाउन नोट, यूनी एक्सियल लोडिंग विल प्रोड्यूस ट्राई एक्सियल स्ट्रेन. तो प्रिज्मेटिक बार के ऊपर यूनी एक्सियल लोडिंग लगाने का क्या इफेक्ट होता है ये हमने देख लिया. आगे चलते हैं केस 2 पे. केस 2, ट्राई एक्सियल लोडिंग ऑन प्रिज्मेटिक बार. तो यहाँ पर जरा 3 डायमेंशनल बार बना लेते हैं हम. तो यहाँ पर क्योंकि ट्राई एक्सियल लोडिंग है तो तीनों डायरेक्शंस में हमको लोड लगाना है. तो यहाँ पर फिर से स्पेसिफाई कर लेते हैं व्हाट आर द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस. सो दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन. तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग फोर्स एक्ट हो रही है लेट अस से Px, वाई डायरेक्शन के अलोंग फोर्स एक्ट हो रही है लेट अस से Py और जेड डायरेक्शन के अलोंग फोर्स एक्ट हो रही है लेट अस से Pz. और यहाँ पर तीनों डायमेंशंस मार्क कर लेते हैं. लेट अस से दिस डायमेंशन इज A, लेट अस से दिस डायमेंशन इज B एंड लेट अस से दिस डायमेंशन इज C. तो ये इस बार की सारी डायमेंशंस हैं. एक्स डायरेक्शन के अलोंग फोर्स Px एक्ट कर रही है
तो स्ट्रेस अलोंग एक्स डायरेक्शन हो जाएगा पी एक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया कौन सा वाला लिया जाएगा, ये वाला एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा इसके लिए, और इसके डायमेंशंस हो जाएंगे ए हाइट हो गई और ये सी इसकी थिकनेस हो गई। सो ए इंटू सी हो जाएगा। और अगर डिफ्लेक्शन हम कैलकुलेट करना चाहें तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इनटू द लेंथ। तो इसके लिए जो लेंथ वाली डायरेक्शन हो जाएगी वो बी हो जाएगी। सिमिलरली वाई डायरेक्शन के अलोंग अगर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करें तो फोर्स डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया हो जाएगा, तो हो जाएगा पी वाई डिवाइडेड बाय एरिया, क्या हो जाएगा बी और ये सी, बी डॉट सी। और डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन दैट विल बी स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इनटू दैट हाइट है इसकी ए। सिमिलरली इसी तरह से z डायरेक्शन के अलोंग देखें तो z डायरेक्शन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रही है पी जेड डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया, तो ये एरिया हो जाएगा a इंटू बी, और डेल्टा z डिफ्लेक्शन इन z डायरेक्शन हो जाएगा स्ट्रेन इन z इंटू सी के अलोंग है, लेंथ हो जाएगी इसके लिए c। तो ये आ गए अलग अलग स्ट्रेसेस एंड डिफ्लेक्शंस, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर स्ट्रेन। तो सारी की सारी डायरेक्शंस में स्ट्रेन कितने कितने आएंगे वो हमें कैलकुलेट करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो देखो स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए ना हम एक टेक्निक लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि जैसे पिछला केस देखा था तो पिछले केस से ही रिलेट करते हुए यहाँ पर स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे। पिछले केस में क्या था कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रही थी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन की फोर्स का इफेक्ट ले लेंगे, उसको सारी की सारी स्ट्रेन्स में लिख देंगे, और फिर वाई डायरेक्शन की फोर्स का इफेक्ट लेंगे इस तरह से कि एक्स और जेड में कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, अकेली वाई वाली फोर्स एक्ट कर रही है, इसका इफेक्ट लेंगे, और फिर फाइनली जेड की फोर्स का इफेक्ट लेंगे तीनों स्ट्रेन्स में, ये मानते हुए कि वाई और एक्स नहीं एक्ट कर रहे हैं, अकेले अकेले एक्ट कर रहे हैं, और फिर इन सब के इफेक्ट को हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ट्राई एक्सियल का इफेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले x के लिए लिखते हैं, तो मान लेते हैं बस फोर्स पी एक्स एक्ट कर रही है, y और z एक्ट नहीं कर रही हैं। तो पी एक्स अगर एक्ट कर रही है तो x डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आएगा, यहां से देख लेते हैं। अगर अकेली पी एक्स एक्ट कर रही है तो x डायरेक्शन का स्ट्रेन आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई, लिख लेते हैं। तो स्ट्रेन इन x आ जाएगा प्लस सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो ये तो हो गया इफेक्ट x डायरेक्शन के स्ट्रेन पे, लेकिन y डायरेक्शन के स्ट्रेन पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, तो स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, और z डायरेक्शन के स्ट्रेन पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, तो ये भी लिख लेते हैं। तो y डायरेक्शन का स्ट्रेन कैसे आएगा, अगर अकेली x डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है तो इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोडिंग में हमने देखा था पॉइजन्स रेशियो से निकल के आ गया था, स्ट्रेन इन y डायरेक्शन माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई था, और स्ट्रेन इन z डायरेक्शन भी यही था, तो दोनों लिख लेते हैं। तो स्ट्रेन इन y डायरेक्शन हो जाएगा x के फोर्स की वजह से माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, और z डायरेक्शन का भी स्ट्रेन हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो ये तो हो गया जब ये हमने माना कि अकेला पी एक्स एक्ट कर रहा है। अब मान लेते हैं कि ना तो पी एक्स एक्ट कर रहा है ना पी जेड एक्ट कर रहा है, अकेला पी वाई एक्ट कर रहा है। तो अकेले पी वाई की वजह से क्या इफेक्ट आएगा वो देखते हैं। तो पी वाई की वजह से सबसे पहले तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई ई। जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा वाई बाय ई, और एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा वाई बाय ई। तो ये वाई डायरेक्शन के फोर्स की वजह से था। जब वाई डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है तो इसके लिए वाई डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल है और एक्स और जेड लेटरल डायरेक्शन हो जाएंगी। तो एक्स और जेड जो लेटरल डायरेक्शन हो जाएंगी वहां पर ये आएगा माइनस म्यू सिग्मा वाई बाय ई और माइनस म्यू सिग्मा वाई बाय ई। इसी तरह से अब हम फाइनली पी जेड ले लेते हैं कि अकेला पी जेड एक्ट कर रहा है, एक्स और वाई एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जेड डायरेक्शन इसके लिए हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो जेड पे स्ट्रेन आ जाएगा प्लस सिग्मा जेड बाय ई, वाई पर स्ट्रेन आ जाएगा माइनस म्यू सिग्मा जेड बाय ई, और एक्स में स्ट्रेन आ जाएगा माइनस म्यू सिग्मा जेड बाय ई। क्योंकि अब जब अकेली जेड की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है तो जेड वाली डायरेक्शन हो गई लॉन्गिट्यूडनल और एक्स और वाई हो जाएंगी लेटरल। तो इस तरह से हमने तीनों फोर्सेस के लिए अलग अलग इफेक्ट देखा और इन तीनों के इफेक्ट को ऐड कर दिया। इससे हमें तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन्स देखने को मिल गए। नाउ इस इक्वेशन को कहते हैं हम जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। सो आप लिख लो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। आगे लिखो this result has been obtained by considering the effect of each stress component separately and then adding their effects। तो जैसा कि मैंने आपको अभी लाइव करके बताया, मैंने क्या किया था कि सारे के सारे स्ट्रेस कंपोनेंट या फोर्स का जो रिजल्टेंट था
तो एक्स डायरेक्शन के लिए अलग लिया, उन सबको लिख दिया, फिर वाई डायरेक्शन के लिए उनको लिख दिया, फिर जेड डायरेक्शन के लिए लिया, उनको सबको लिख दिया, और ये सारे के सारे इफेक्ट्स को ऐड कर दिया, तब जाके हमें मिला है। तो ऐसा हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल, हमने जब किया है इस तरह से तो ये ज़रूर वैलिड होगा कि इस तरह से करना अलाउड है, और इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा कॉजेज के इफेक्ट को आपको लेना है, तो आप उन कॉजेज के इंडिविजुअल इफेक्ट को लो, और उन कॉजेज के इंडिविजुअल इफेक्ट को अगर आप ऐड कर दोगे तो उन तीनों की वजह से जो इकट्ठा, जो सारे के सारे जो दो या दो से ज़्यादा कॉज थे, उनकी वजह से जो इकट्ठा आ रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। दिस कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लिख भी लेते हैं हम, राइट डाउन, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर कॉजेज ओवरलैप, द रिजल्टेंट इफेक्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स ऑफ देयर कॉजेज। जैसे इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं, एक ऐसी रफ सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक आदमी है, वो अगर एक दिन भूखा रहे तो अगले दिन एक थाली खाना खा लेता है। अगर वो 2 दिन भूखा रहे तो उसके अगले दिन वो 2 थाली खाना खा लेता है। अगर वो 4 दिन भूखा रहे तो उसके अगले दिन वो 4 थाली खाना खा लेता है। तो यहाँ पर कॉज क्या है? नंबर ऑफ डेज भूखा रहना। इफेक्ट क्या है? नंबर ऑफ थाली खा लेना। तो अगर वो 10 दिन भूखा रहेगा, थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो वो कितनी थाली खा लेगा? 10 थाली खाना खा लेगा, है ना, थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो इसी तरह के अगर हम 2 आदमी ले आए, तो एक आदमी 2 दिन से भूखा है और एक आदमी 3 दिन से भूखा है, तो इन दोनों का इफेक्ट अगर ऐड कर दिया जाए तो कितनी थाली तैयार करनी पड़ेंगी? 5 थाली तैयार करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन दोनों का जो इफेक्ट है, 2 दिन भूखा रहने का 2 थाली और इसका 3 दिन भूखा रहने का 3 थाली, इन दोनों का इफेक्ट ऐड करके इस पूरे कॉज का टोटल इफेक्ट हमको मिल जाएगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हमेशा एप्लीकेबल है? तो ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, इसके एप्लीकेबल होने की भी कुछ कंडीशंस हैं। तो लिख लेते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस? राइट डाउन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन विल बी वैलिड व्हेन फर्स्ट ईच इफेक्ट इज लीनियरली रिलेटेड टू इट्स कॉज। जैसा आदमी के भूख और थाली के बीच में हमने देखा था कि लीनियर रिलेशनशिप था, एक दिन भूखा रहने पे एक थाली, 2 दिन भूखा रहने पे 2 थाली। अगर ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता कि एक दिन भूखा रहने पे एक थाली लेकिन 2 दिन भूखा रहने पे 1.5 थाली, अगर ऐसा होता तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकता है ये? जैसे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से लीनियरली रिलेटेड है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में हो जाएगा। लोड और डिफ्लेक्शन भी लीनियरली रिलेटेड है, क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए होता है। तो पी की पावर क्या है? 1 है, डेल्टा की पावर क्या है? 1 है। ये दोनों एक दूसरे से लीनियरली रिलेटेड है। तो जहां पर भी इस तरह से लीनियर रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा, वहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप अप्लाई कर सकते हो। आगे चल के हम देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट और ये जो डेल्टा है, इसका भी रिलेशनशिप लीनियरली है। यहाँ पर कितना डिफ्लेक्शन हुआ, सो एम डेल्टा, यहाँ पर भी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर सकते हो, एटसेट्रा। अब ध्यान रखने वाली बात है कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल इन, तो वो पढ़ चुके हैं जहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। याद करो जरा, हमने स्ट्रेन एनर्जी का रिलेशनशिप देखा था। तो स्ट्रेन एनर्जी और लोड, इनके बीच में रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? P² L अपॉन 2AE। तो यहाँ पर लोड या फोर्स की डायमेंशन, फोर्स की जो ऑर्डर है, पावर है, वो 2 है, इसलिए ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल नहीं है, राइट। चलो सेकंड कंडीशन लिखो जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड होगा। क्या दूसरी कंडीशन है? द डिफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एनी गिवन लोड इज स्मॉल एंड डज नॉट अफेक्ट द कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अदर लोड्स। तो सेकंड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो डिफॉर्मेशन हो रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे डिफॉर्मेशन है, बहुत ही स्मॉल डिफॉर्मेशन है, कि अगर एक लोड है उसकी वजह से जो दूसरे अदर लोड्स एक्ट हो रहे हैं उनकी कंडीशन चेंज ना हो जाए। या बहुत ज़्यादा अगर डिफॉर्मेशन हो गया तो पता पड़ा इस तरह से, मान लो लोड एक्ट हो रहा था और इस लोड की वजह से डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो बाकी के लोड्स थोड़े एंगल पे आने लगे, तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं बननी चाहिए। तो वैसे भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में जो डिफ्लेक्शन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में ये एप्लीकेबल होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पर आपको ये रिजल्ट याद करना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और दूसरी बात, अब आपको ये भी समझ में आ गया कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आया है। अब आगे चलते हैं, हमने लीनियर स्ट्रेन तो देख लिए, नाउ वी विल सी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक छोटा सा डेरिवेशन है, याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बस ये समझ लो
एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन प्लस वाई डायरेक्शन का स्ट्रेन प्लस जेड डायरेक्शन का स्ट्रेन। सो एक्स, वाई और जेड इन तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन कितना आया था? एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन आया था सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ये एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन था। प्लस वाई डायरेक्शन का स्ट्रेन कितना था? सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ये वाई डायरेक्शन का स्ट्रेन था। अब जेड डायरेक्शन का स्ट्रेन भी देख लेते हैं। तो जेड डायरेक्शन का स्ट्रेन था सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो यहाँ से अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करें तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सिग्मा एक्स अपॉन ई की सारी टर्म्स देख लेते हैं। तो ये हो गया सिग्मा एक्स अपॉन ई, यहाँ पर आ गया माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई और यहाँ पर आ गया माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो अगर इन सबको एक साथ देखें तो हमको मिल जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई कॉमन और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। इसी तरह से अगर हम सिग्मा वाई अपॉन ई की सारी टर्म्स देख लें तो यहाँ पर आ गया सिग्मा वाई अपॉन ई, यहाँ पर माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई और यहाँ पर माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हो जाएगा। हम अगर सिग्मा वाई अपॉन ई को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। फिर इसी तरह से अगर हम सिग्मा जेड अपॉन ई की सारी टर्म्स को एक साथ लिख लें तो ये आ गया सिग्मा जेड अपॉन ई, ये आ गया माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, ये आ गया माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। सारी की सारी सिग्मा जेड अपॉन ई की टर्म्स को अगर हम एक साथ लिखें तो सिग्मा जेड अपॉन ई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। अब यहाँ पर 1 माइनस 2 म्यू फिर से कॉमन आ रहा है तो हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड और 1 माइनस 2 म्यू कॉमन निकल लिया था होल अपॉन ई सब में डिवाइडेड है। तो ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन। दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए आपको। सो डू रिमेंबर दिस। इसको मैं दोबारा से नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड 1 माइनस 2 म्यू होल अपॉन ई। तो यहाँ पर अगर आप गौर करो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर जीरो हो गया तो क्या कंडीशन होंगी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो हुआ है? या तो ये वाली टर्म जीरो हो जाए या फिर ये वाली टर्म जीरो हो जाए। इन दोनों में से कोई भी एक टर्म अगर जीरो हो गई तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो आ जाएगा। सो फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू बी जीरो आइदर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इज इक्वल टू जीरो और 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी डायरेक्शंस की स्ट्रेसेस का समेशन जीरो हो गया है। समेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इज जीरो। तो तीनों डायरेक्शंस में जो स्ट्रेसेस आ रही हैं इन सब का समेशन अगर जीरो हो जाएगा तो फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन है 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम देख सकते हैं कि म्यू आ जाएगा हाफ, यानी कि म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.5 और म्यू की वैल्यू 0.5 आपको पता है कब होती है? म्यू की वैल्यू 0.5 होती है परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए 0.5। और आपको पता है परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल जब होता है तब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो आता है। और स्टील भी जब यील्ड प्लेट्यू वाला रीजन होता है वहां पर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, वहां पर स्टील का पॉइजंस रेशियो 0.5 हो जाता है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो हो जाता है। तो वो यहाँ से भी डेरिवेशन से देखो आ गई, जो हम कई बार 3-4 बार एटलीस्ट पढ़ चुके हैं इस चीज को। सो राइट डाउन, मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक, मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक।